चलिए बच्चों, अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अध्याय 11, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना क्या है, कैसे है, समझिए। एक परमाणु के रेफरेंस में सबसे पहली बात अगर कहीं से हमें सुनने को मिली है तो अच्छा, ये बात पे मैं कोई बहुत ठोस सबूत के साथ नहीं कह सकता हूँ कि परमाणु के रेफरेंस में पहली चर्चा महर्षि कणाद ने की थी, लेकिन ऐसा सुनने को मिलता है कि जो एक महर्षि थे कणाद, उन्होंने ये देखा था कि जो दुनिया जहान की जितनी भी वस्तुएं, सारी वस्तुएं छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के बनी है, और उन्होंने अपने नाम पर उस छोटे टुकड़े का नाम कण रख दिया। और उसके बाद जब आधुनिक युग, वैज्ञानिक युग शुरू हुआ, तो उस वैज्ञानिक युग में पहली बार जॉन डाल्टन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किस परमाणु के रेफरेंस में कुछ फैक्ट्स बताए थे। और उसके बाद से यहाँ तक की कहानी कक्षा 11 में होती है, और वहां पे हम निपट करके अभी कहाँ पहुंच रहे हैं, परमाणु की संरचना आधुनिक वाली। तो यहाँ सबसे पहले हमें पढ़ना है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। यहाँ सब समझ में आ रहा है? देखो, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन का, अल्फा कणों के प्रकीर्णन का वैज्ञानिक हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड। उन्होंने परमाणु की सही संरचना जानने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। वो बोर्ड में सीधा ही क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का जितना भी लॉ है, जितना भी एक्सपेरिमेंट है, जितना भी निष्कर्ष है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग में क्या बात कही गई है, ये समझते हैं। वैज्ञानिक है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये परमाणु की सही संरचना जानना चाह रहे हैं और उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस एक्सपेरिमेंट में बहुत सामान्य सी परिस्थितियां हैं। उन्होंने बहुत महीन सोने की बहुत पतली झिल्ली को लिया, ऐसे सोने की बहुत महीन एक पतली झिल्ली को लिया, ठीक है। उनका ये एक्सपेरिमेंट केवल झिल्ली पर ही, इस सोने की झिल्ली पर नहीं था, और सब पर झिल्लियों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन जो प्रकाशित है, जो हमें पढ़ना है, वो आपका सोने की पतली झिल्ली पर ही है, ठीक है। तो उन्होंने एक सोने की बहुत महीन पतली झिल्ली को लिया, और इस सोने की बहुत महीन पतली झिल्ली पर पोलोनियम से निकले हुए, पोलोनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व है, यहाँ से निकले हुए न्यूट्रॉनों को लिया, सॉरी अल्फा कणों को लिया। और ये अल्फा कण की गतिज ऊर्जा बहुत हाई क्वालिटी की थी, बहुत उम्दा थी। और जब इस अल्फा कणों को इन्होंने बहुत तेजी से इस पन्नी पर फेंका, तो उन्होंने कुछ निष्कर्ष दिए। ये अल्फा कण बहुत तेजी से इस पन्नी पर जा रहे हैं। अच्छा, इसी प्रक्रिया को, अल्फा कणों के बहुत तेजी से जा करके धातु क्या पन्नी पर गिरना, इसको अल्फा कणों की बमबारी नाम से हम लोग बुलाते हैं, ठीक है। तो इसी को अल्फा कणों की बमबारी भी कह सकते हैं, ठीक है। बहुत तेजी से जब अल्फा कण इस पे गुजारे गए, तो कुछ निष्कर्ष दिखे, कुछ सीधे जा रहे थे अल्फा कण, कुछ मुड़ रहे थे दाएं बाएं, है ना। ऐसे कुछ देखने को मिला है हम लोग को, कुछ ऐसी प्रक्रिया देखने को मिली थी कि अल्फा कण जब इस पन्नी से पार हो रहा है, तो अल्फा कण सीधा नहीं जा रहा है सारा का सारा। कुछ अल्फा कण थोड़े बहुत दाएं बाएं मुड़ रहे हैं, और कुछ अल्फा कण सीधे गुजर भी रहे हैं, कुछ लौट के भी आ रहे हैं, ऐसे कुछ जा रहा है तो कुछ लौट के भी आ रहा है। अब इन सब बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपने इन अल्फा कणों के प्रकीर्णन से बहुत इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकाला बच्चों। उन्होंने पहला निष्कर्ष निकाला, रदरफोर्ड ने जब ये देखा कि कुछ अल्फा कण ऐसे हैं जो आर पार चले जा रहे हैं, किसी परमाणु के आर पार चले जा रहे हैं, तो रदरफोर्ड को तुरंत समझ में आ गई बात कि किसी परमाणु के आर पार जाने वाली जहां तक की बात है, तो अगर परमाणु खोखला नहीं है, परमाणु ठोस है, भरतू है, तो किसी जन्म में अल्फा कण उसको पार करके बाहर नहीं जा सकता है। आई बात समझ में? अल्फा कणों को पार करके बाहर तभी जा सकते हैं जब परमाणु का हमारा आंतरिक हिस्सा लगभग खोखला हो। कैसा हो बच्चों? खोखला हो, जैसा कि मैं आपको यहाँ फिगर में दिखा पाऊंगा भाई। देखिए देखिए, यहाँ मैं जितनी बातें बताऊंगा, ये रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन से प्राप्त हुई बातें हैं।
चलिए ये एक एटम मान लेते हैं, एक परमाणु मान लेते हैं। ये एक परमाणु। रदरफोर्ड ने ये पाया, ये देखा कि यहाँ से बहुत सारे कण ऐसे या तो सीधे गुजर जा रहे हैं या तो छोटे छोटे कोणों पर क्या कर रहे हैं, मुड़ रहे हैं, है ना, ऐसे कुछ फिनोमिना हो रही हैं। तो इसी के बेसिस पर इन्होंने कुछ ही निष्कर्ष निकाले थे। देखिए वो निष्कर्ष क्या है समझिए। चलिए अब ये एक एटम में जो अल्फा कण गुजर रहे थे, मैं उसका संरचना आपको दिखा रहा हूं। बाबू अगर ये सारे हिस्से खोखले ना होते तो आप जरा सोचो, अगर मैं जैसे ये बोर्ड के बारे में बात करूं तो बोर्ड के ये तल के अंदर क्या कोई चीज मैं एंटर करा पा रहा हूं, अपने हाथ को, अपने मार्कर को एंटर करा पा रहा हूं? नहीं ना। बोर्ड के अंदर एंटर क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो जगह खाली नहीं है। इतने लोगों के, इतने मोटी मोटी चीजों के जाने भर का यहाँ जगह खाली नहीं है। इस वजह से कोई भी पदार्थ इसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। लेकिन बहुत महीन चीज को जहां जितने जाने भर का जगह मिल जाएगा तो आराम से चला जाएगा। अल्फा कण बहुत छोटा कण है और वो एक परमाणु के अंदर एंटर कर पा रहा है। यहां से देखो गुजर पा रहा है कि नहीं गुजर पा रहा है। तो रदरफोर्ड का दिमाग काम किया, उन्होंने बताया कि भाई कोई अल्फा कण इस नाभिक के भीतर से होकर के तभी गुजर सकता है जब हमारे परमाणु का लगभग हिस्सा खोखला। पहला रिजल्ट क्या मिला? परमाणु का लगभग हिस्सा कैसा होता है? खोखला होता है। आंतरिक भाग कैसा बच्चों? खोखला है। इनका दूसरा निष्कर्ष समझिए। अब कुछ कण छोटे छोटे कोण पर जो मुड़ रहे थे, उनसे इनका दिमाग काम किया कि अंदर का भाग तो खोखला है, तो हमारा ये अल्फा कण जो कि धनावेशित कण है, आखिर क्या कारण है ऐसा कि खोखले हिस्सों में भी जाने के बाद ये इधर उधर मुड़ जा रहा है? तो उनको समझ में आया कि हाँ, इसके अंदर धनावेश है। इसके अंदर क्या है? धनावेश है। और उसी धनावेश के कारण हमारा ये जो अल्फा कण है, जो कि खुद एक धनावेशित कण है, वो प्रतिकर्षित हो जा रहा है और प्रतिकर्षित होने के कारण वो जो है मुड़ जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए। तो परमाणु का लगभग अंदर का हिस्सा कैसा बच्चों? खोखला। ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद हम ये देख रहे थे कि हमारे ये छोटे छोटे कोणों पर मुड़ने के पीछे का राज क्या है। आखिर एक परमाणु के अंदर का भाग अगर खोखला है तो वहां से अगर कोई कण गुजर रहा है तो उसको क्या जरूरी है मुड़ जाना? क्या जरूरी है उसका विचलित हो जाना? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड का दिमाग काम किया, उन्होंने बताया, उन्हें समझ में आई ये बात कि हमारा अल्फा कण एक धनावेश है। क्या है बच्चों? धनावेश है। और अगर वो कहीं लड़ नहीं रहा है तो बिना लड़े अगर वो विचलित हो रहा है तो उसका एकमात्र कारण हो सकता है कि वो किसी धनावेश से प्रतिकर्षित हो रहा हो। आई बात समझ में? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु के अंदर एक जगह ऐसी भी है जहां परमाणु का कुल धनावेश है। आई बात समझ में? और उन्होंने ये देखा कि एक आध कण उनमें से ऐसे भी थे जो एकदम जब परमाणु के सेंटर में जा रहे थे तो जाने के बाद लौट आ रहे थे वापस, जाने के बाद वापस लौट आ रहे थे। इससे उनको साफ समझ में आ गया कि जहां धनावेश है एक्चुअल में वो हिस्सा ठोस है। वो हिस्सा कैसा है? ठोस है, क्योंकि जा करके टकरा करके लौट के वापस 180 डिग्री पे आना जब तक सॉलिड नहीं है तब तक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे उन्होंने बताई। ठीक है, अब यहां से इन्होंने इस प्रकीर्णन के प्रयोग के स्रोत से अपना एक रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया। ठीक है, तो इस रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन में फिलहाल इतनी बातें हैं। ठीक है, कि इन्होंने सोने की पतली झिल्ली ली और रेडियो एक्टिव तत्व से निकलने वाले अल्फा कणों की जिनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, सोने की पतली झिल्ली पर बहुत तेजी से इन्होंने फेंका, तो इन्होंने कुछ निष्कर्ष प्राप्त किए। वो निष्कर्ष यही है कि परमाणु का लगभग आंतरिक हिस्सा खोखला है और इसके अंदर एक ऐसी जगह भी है जिसमें धनावेश पाया जाता है और वो पूरी तरीके से ठोस है। आई बात समझ में? ठीक है, अभी ये निष्कर्ष वाली बातें हैं, अभी वो यहाँ नाभिक को भी उसको नहीं कह रहे हैं, बस अभी निष्कर्ष बता रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने ये बताया कि परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की औसतन त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की कोटि की होती है, जबकि नाभिक की औसतन त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर की कोटि की होती है। अच्छा, एक रिजल्ट इन्होंने ये भी दिया कि जो कूलाम का नियम है वो नाभिकीय दूरियों के लिए भी काम करते हैं। देखो बहुत छोटी सी दूरी है, नाभिक के अंदर की दूरी है वो। आई बात समझ में? तो परमाणु के अंदर की दूरी है वो, तो कूलाम का जो नियम होता है, कूलाम का नियम ऐसी छोटी छोटी दूरियों के लिए भी काम करते हैं। आई बात समझ में? ठीक, तो इससे रदरफोर्ड के अल्फा कणों का केवल प्रकीर्णन का प्रयोग हुआ और इससे ये निष्कर्ष निकला। अब इसी निष्कर्ष के बेसिस पर रदरफोर्ड ने
अपना परमाणु मॉडल दिया, तो हम हेडिंग पढ़ते हैं रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु, रदरफोर्ड का ये जो परमाणु मॉडल है, ये परमाणु मॉडल इसी अल्फा कणों के प्रकीर्णन पर आधारित है। रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में कुछ बातों को कहा। रदरफोर्ड ने बताया कि भाई परमाणु का लगभग आंतरिक हिस्सा खोखला है, ठीक है। परमाणु के भीतर का लगभग आंतरिक हिस्सा कैसा बच्चों? खोखला है। और उन्होंने बताया कि उस खोखले परमाणु के भीतर एक ऐसी जगह है जो पूरी तरीके से ठोस है, और किसी भी परमाणु का पूरा धनावेश और पूरा द्रव्यमान इसी छोटे से जगह में केंद्रित है। इसका नाम इन्होंने नाभिक रखा। क्या रखा बच्चों? नाभिक नाम दिया इसको। आई बात समझ में? इन्होंने आगे बताया कि क्योंकि इससे पहले रदरफोर्ड से पहले एक वैज्ञानिक आ चुके थे, जे.जे. टॉमसन। जे.जे. टॉमसन ने और सब लोगों ने बता दिया था पहले से कि परमाणु न्यूट्रलाइज है, परमाणु उदासीन है। तो रदरफोर्ड को इस बारे में तो जानकारी पहले से थी ही, तो उन्होंने बताया कि जितना धनावेश आपके नाभिक पर है उतना ऋणावेश बाहर के इस खोखले हिस्से में फैला हुआ है। उस खोखले हिस्से में उतना ही क्या फैला हुआ है? ऋणावेश फैला हुआ है। और इस तरीके से एक परमाणु क्या है मेरे बच्चों? उदासीन है। परमाणु क्या है? उदासीन है, ठीक है। तो रदरफोर्ड की ये क्या, रदरफोर्ड मॉडल में पहले पॉइंट में क्या बताया गया कि परमाणु का लगभग आंतरिक हिस्सा खोखला है। इनके दूसरे पॉइंट में बताया गया कि परमाणु का जो कुल द्रव्यमान है, परमाणु का जो कुल धनावेश है, वो एक छोटे से भाग में केंद्रित है जिसका नाम है नाभिक। आई बात समझ में? उनके परमाणु मॉडल में ये बात निकल कर के आती है कि जितना नाभिक पर धनावेश है, ये बाहर के खोखली जगहों पे उतना ही ऋणावेश फैला हुआ है, जिससे हमारा परमाणु कैसा है? न्यूट्रलाइज है, उदासीन है। अब वो लिखे नहीं होंगे काफी में, उसके कहीं देख लीजिए। अच्छा, तो अच्छी बात है। तीसरा पॉइंट देखो, रदरफोर्ड ने आगे बताया कि भाई ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के बाहर ये जो नाभिक है, नाभिक के बाहर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे वृत्ताकार ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इतनी बातें रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में लगा दी, बोल दी उन्होंने। अब देखो, चलो भैया ठीक बात है, रदरफोर्ड ने इतनी बातों को कह दिया, लेकिन एक वास्तविक रूप में जो परमाणु था, एक वास्तविक रूप में परमाणु का अदर वैज्ञानिक जो बिहेवियर समझ पा रहे थे, उसका इनके नियम के हिसाब से कुछ तालमेल तो बैठ ही रहा था। दिक्कत दो जगह फंस गई। तो उस हेडिंग को हम लोग पढ़ते हैं, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमी। इसके मॉडल में कमी। चलिए देखिए, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में दो अहम कमियां आ गई। अच्छा, वो कमियां इस वजह से आ गई थी क्योंकि वो इनको एक्सप्लेन इनके रूल के हिसाब से नहीं हो पा रहा था। जैसे इन्होंने कहा कि ऑर्बिट के बाहर कई सारी कक्षाएं, और उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्तीय कक्षा में घूमता रहता है, ठीक है। अब जब रदरफोर्ड से पूछा गया, भाई साहब आप एक बात बताइए कि चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूम रहा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब वृत्तीय कक्षाओं में घूम रहा है, अच्छा उन्होंने ये भी कहा था कि वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। उन्होंने, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। चलिए सही बात है भाई, ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जब रदरफोर्ड से पूछा गया, आखिर भाई साहब आप मुझे बताइए कि ऊर्जा का उत्सर्जन जो हो रहा है, ऊर्जा इंटरवल नहीं हुआ है, 4 बजे के बाद इंटरवल होना, फिर जाकर के बैठ जाते हैं। अब जब रदरफोर्ड से पूछा गया, भाई साहब आप ये बताइए कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, तो भाई वृत्तीय कक्षा में जब वो घूमेगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। वृत्तीय कक्षा में अगर वो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बिना ऊर्जा के उत्सर्जन के वो घूम जाएगा। अगर वो मूव कर रहा है तो अपनी ऊर्जा खोएगा ना भाई।
और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खो रहा है तो लगातार एक इलेक्ट्रॉन के साथ होगा क्या? ये एक परमाणु है, ये एक नाभिक है। यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर रहा है तो ये अपने ऑर्बिट में जैसे जैसे यहाँ तक पहुंच रहा है तो वो अपनी ऊर्जा उसी हिसाब से खो देगा। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर वहां से चलना शुरू कर रहा है तो भाई यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसकी कुछ ना कुछ तो ऊर्जा लॉस हो जाएगी, और अगर उसकी ऊर्जा लॉस हो गई है तो जाहिर सी बात है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या धाय से छोटी हो जाएगी। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तुरंत, और इसका मतलब ये है कि ये लगातार वृत्ताकार मार्ग में मूव करेगा और लगातार इसकी त्रिज्या कैसी होती रहेगी। और एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम में हमारा इलेक्ट्रॉन जाकर के नाभिक पर संयुक्त हो जाएगा, नाभिक पर जाकर के चिपक जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो परमाणु आज तो बना नहीं है कि आज इलेक्ट्रॉन चक्कर काटना शुरू करेगा, 3-4 दिन बाद जाकर के नाभिक पे चिपक जाएगा, तो आज तो परमाणु है, कल परमाणु नहीं रहेगा। इसका मतलब शुरू से खाली नाभिक होना चाहिए था और नाभिक को चारों तरफ से चिपके हुए इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। तो परमाणु का ये जो आवरण है ये तो होना नहीं चाहिए था भाई। इसका मतलब परमाणु के अस्थायित्व के विषय में रदरफोर्ड का मॉडल व्याख्या नहीं कर सका। रदरफोर्ड के मॉडल से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई कि इस रूल के हिसाब से जैसा यहाँ पे हो रहा है इसके हिसाब से परमाणु का अस्थायित्व है, कोई व्याख्या नहीं करूंगी। ठीक है, तो पहली कमी ये रह गई, ठीक है, कि परमाणु के अस्थायित्व के इस विषय में, अस्थायित्व के विषय में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कोई नॉलेज नहीं दे पाता है, व्याख्या ही नहीं कर पाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहली कमी हो गई बच्चों। दूसरी कमी देखिए, किसी भी परमाणु से रियल में जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था, स्पेक्ट्रम का मतलब कि किसी परमाणु से जब कभी ऊर्जा बाहर निकलती है तो उस ऊर्जाओं में जो पट्टियां रहती हैं, ऊर्जाओं के जो बैंड होते हैं, उन्हीं पट्टियों को, उन्हीं बैंडों को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो किसी भी ओरिजिनल परमाणु से ओरिजिनल रूप में हमें परमाणु का जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था एक्चुअल में वो रैखिक रूप में मिल रहा था, मतलब उसमें रेखाएं थी ढेर सारी बारीक बारीक। रदरफोर्ड का ये जो मॉडल था, इस मॉडल से कतई व्याख्या नहीं हो पाई उस बात की, क्योंकि रदरफोर्ड के इस मॉडल से जो स्पेक्ट्रम मिलता वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यू मिलता, सतत मिलता। सतत मिलने का मतलब ये रेखाओं के रूप में गैप गैप करके रेखाएं नहीं मिलती, पट्टियां गैप गैप करके नहीं मिलती, एक बहुत चौड़ी सी पट्टी मिल जाती, बहुत चौड़ी सी पट्टी मिल जाती है स्पेक्ट्रम की। ये रदरफोर्ड के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता में क्या मिल रहा था? स्पेक्ट्रम में कई बहुत से ढेर सारी महीन महीन रेखाएं मिल रही थी। अच्छा, स्पेक्ट्रम इनके हिसाब से कैसा मिल रहा था और देख लेते हैं। देखो ध्यान समझो बच्चों, यहां से ऊर्जा जब निकलता है, यहां से बाय द वे अंतिम लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया, अगर लास्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर रहा है तो ऐसे परिस्थिति में यहां एक ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, क्योंकि यहां से यहां तक पहुंचा तो ऑर्बिट छोटा हुआ, अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन किया ना। क्या वो 1 मिनट भी ऊर्जा का उत्सर्जन करना बंद कर रहा है? नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हर मोमेंट पर इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा निकाल ही रहा है, बार बार निकाल रहा है और कंटिन्यू त्रिज्या छोटी करते हुए निकाल रहा है। इसका मतलब ये एक नियमित क्रम से एक तरंग दैर्ध्य की फ्रीक्वेंसी की तरंगे जनरेट करेगा। अरे भाई जैसे अब यहाँ का क्या बाय द वे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, यहाँ 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकाला, एक राउंड कंप्लीट हुआ 9 हर्ट्ज, 6 फिर 8 फिर 7 फिर 6 5, ऐसे कंटिन्यू वो हर फ्रीक्वेंसी की, हर तरंग दैर्ध्य की यहाँ से ऊर्जाओं को जनरेट करता, क्योंकि यको मिनट वो ऊर्जा का उत्सर्जन बंद कर ही नहीं रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो एक रेखा मिलती है आपको, जो स्पेक्ट्रम मिलता है, वो एक बहुत चौड़ी पट्टी मिल जाती है जिसमें गैप होता ही नहीं। एक पट्टी की तरह दूसरी पट्टी के बीच में कोई गैप नहीं मिलता, यानी सतत एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है इनके मॉडल के हिसाब से। लेकिन मिल कैसा रहा था? रैखिक मिल रहा था। रैखिक मिलने का मतलब ऐसे ऐसे स्पेक्ट्रम मिल रहे थे। अब जब रदरफोर्ड से पूछा गया क्यों ऐसा है, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। तो ये 2 बातें आ गई कि पहले तो स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में और दूसरा परमाणु के अस्थायित्व के विषय में।
बात समझ में आ गई? इसके बाद एक वैज्ञानिक आते हैं बोहर। कौन आता है बच्चों? नील्स बोहर। और उन्होंने अपना मॉडल दिया, नील्स बोहर ने, और जा करके ये जो बोहर की कमियां थी, सॉरी क्या नाम, रदरफोर्ड की कमियां थी, ये दूर हो गई। चलिए देखिए, इसके बाद अगला टॉपिक हमें पढ़ना बच्चों, बोहर का परमाणु चलिए समझिए बोहर के परमाणु मॉडल में क्या है। बोहर ने बढ़िया दिमाग लगाया, क्योंकि बोहर ये चीज समझ रहे थे कि रदरफोर्ड ने जितनी बात बताई है वो सारी बातें हैं तो सही। दिक्कत दो जगह आ रही है। एक तो ये आ रही है कि किसी परमाणु का अस्थायित्व बताने में रदरफोर्ड के सामने दिक्कत खड़ी हुई थी, और दूसरी दिक्कत ये खड़ी हुई थी कि रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे। बाकी जितनी चीजें उन्होंने बताई थी वो तो सही थी। तो रदरफोर्ड का मॉडल बोहर के लिए एक वरदान सिद्ध हो गया कि उन्हें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, और बहुत ही आसानी से उन्होंने प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगा दिया। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगाया और धाय से दो कमी थी उनको दूर कर दिया। ठीक है, और वो दो कमियां क्या थी वे हमने देखा भी। बोहर ने प्लांक क्वांटम की मदद से, प्लांक सिद्धांत की मदद से उन्होंने बताया, देखो कि किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर त्रिविम क्षेत्र में कक्षाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में? मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में ऑर्बिट पाए जाते हैं। बात समझ रहे हो? ऑर्बिट बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अधिक ऑर्बिट है। लेकिन सारे के सारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाते, कुछ ही कक्षाओं में लगाते हैं, कुछ निश्चित कक्षाओं में लगाते हैं, जिन्हें हम अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, बोहर ने पहली बात साफ साफ ये कहती कि ऐसा नहीं है कि वो अंतिम लास्ट ऑर्बिट से चलता हुआ लगातार नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ऑर्बिट तो परमाणु के नाभिक के चारों ओर बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सब में चक्कर नहीं काट पाएगा। इलेक्ट्रॉन केवल कुछ अस्थायी कक्षाएं, उन्हीं में वो चक्कर लगाते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उन्हीं में वो चक्कर लगाते हैं। तो जिन कक्षाओं में वो चक्कर लगाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। तो पहली बात ये कही। दूसरी बात उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग यानी यंग गुणे वी गुणे आर, कोणीय संवेग, अगर कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का, h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो तो इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर लगा पाएगा। मेरे कहने का सेंस बहुत सामान्य है कि ये बोहर के हिसाब से जो ये बात है ये बहुत सामान्य है कि कोई इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा ये निर्धारित इस समीकरण से हो जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसको पहली ऑर्बिट में चक्कर लगाना है, ये यानी यहाँ क्या है? ऑर्बिट की संख्या, यानी मुख्य ऊर्जा स्तर की संख्या कह सकते हो या मुख्य क्वांटम संख्या कह सकते हो, जो बताता है कि ऑर्बिट के बारे में बताता है कि पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट। तो ये यन वही है, यन माने अस्थायी कक्षा, यन माने अस्थायी कक्षा। चलो ध्यान दो भैया। तो भाई बात ऐसा है, यम है किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v है उसका वेग, और वो जिस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है उसकी r त्रिज्या है, और तीनों का गुणा करेंगे तो उससे आ जाएगा कोणीय संवेग। बोहर ने बताया कोणीय संवेग यानी mvr का जो मान है, अगर आप पता करना चाहते हो कि ये वाले इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इतना है तो ये किस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा होगा, तो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो बहुत आराम से। उन्होंने बताया कि भाई अगर यहाँ n बराबर 1 रखोगे तो mvr का मान h/2 पाई होगा, और अगर यहाँ n बराबर तुम 2 रखोगे तो mvr का जो मान है ये h/पाई होगा। भाई बात समझ में?
ठीक है, इस हिसाब से हर एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निर्धारित होता है, और जिस हिसाब से उनका कोणीय संवेग होता है उसी हिसाब से वो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। भाई बस समझ में? तो हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा सकता है, केवल उन्हीं कक्षाओं में लगा सकता है जिनमें उनका कोणीय संवेग यानी mvr h/2 का पूर्ण गुणज हो। भाई बस समझ में? ठीक है, इन्होंने थर्ड बात बताई, साफ साफ एकदम क्लियर। इलेक्ट्रॉन अपनी जब वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, साफ कह देते, वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। तो अब स्पेक्ट्रम मिलना नहीं चाहिए था, तो अब स्पेक्ट्रम क्यों मिल रहा है? उन्होंने बताया आगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लगा के कि बात ऐसी है कि इलेक्ट्रॉन कभी कभी अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वहां केवल और केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रुकता है, केवल इतनी देर अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में ठहरेगा, और फिर वो रिटर्न आने लगता है। और जब वो रिटर्न आता है तो अच्छा, पहले तो लोअर क्लास से वो अपर क्लास में जाता कैसे है? तो बबुआ, कोनो भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिट से अपर ऑर्बिट में वो तब पहुंच पाता है जब वो बाहर से कभी ऊर्जा होता है। तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से ऊर्जा पा गया और अपने लोअर ऑर्बिट से कहाँ चला गया? अपर ऑर्बिट में चला गया। अब वहां अपर ऑर्बिट में केवल कितनी देर ठहरेगा? 10⁻⁸ सेकंड, और उसके बाद इतना देर रुकने के बाद फिर वो अपने जिस ऑर्बिट से गया था उसी ऑर्बिट में वो वापस आने लगता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आने लगता है तब ये अपने अंदर की ऊर्जा जो बाहर से लिया था ना, उसी ऊर्जा को ये विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में रिलीज कर देता है, उत्सर्जित कर देता है। आई बात समझ में? और ये इस कंडीशन में जब विद्युत चुंबकीय तरंग उत्सर्जित करता है तब जाकर के हमको स्पेक्ट्रम मिलते हैं। आई बात समझ में? जो कि मिलने वाला स्पेक्ट्रम रैखिक होता है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने इस परिस्थिति बताया कि मान लिया हमारा इलेक्ट्रॉन E1 ऊर्जा स्तर से कहां चला गया था? E2 में। E1 से कहां चला गया? E2 में चला गया। और जब वो E2 से E1 में रिटर्न आने लगेगा, जब E2 से E1 में रिटर्न आने लगेगा तो उसके पास जितनी भी ऊर्जा थी वो किस रूप में छोड़ देगा? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। इसका मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब फोटोन के रूप में छोड़ेगा, और फोटोन की ऊर्जा होती है h/ν। ध्यान से समझना है कौन। इसका मतलब h/ν का मान E2 में से E1 घटाने पे मिल जाएगा। देखो समझो, इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर E1 में था, वहां चला गया E2 में, ठीक। तो बाई द वे यहाँ जब उसके पास था, एग्जांपल से उसके पास ऊर्जा है 2 जूल की, फिलहाल 2 जूल वगैरह में ऊर्जा नहीं होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। मैं ऐसे एक एग्जांपल में आपको बात समझा रहा हूँ। और यहाँ से चल करके कहाँ चला गया? E2 में, और वहां उसकी ऊर्जा कुल कितनी है? 4 जूल। तो रिटर्न जब आएगा तो इतने एनर्जी आपने लगा बचा के रखी, बाकी कुल छोड़ दी, तो कितना रिलीज करेगा? 2 जूल तो खर्च कर पाएगा, क्योंकि अगर वो 3 खर्च कर देगा तो इस ऑर्बिट में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो बाबू, अगर हम 4 में से 2 घटाएंगे तभी तो ये बतिया जान पाएंगे कि हमारा कितना ऊर्जा लॉस हुआ यहाँ पे। तो किसी फोटोन जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊर्जा रिलीज हो रही है, यानी h/ν के रूप में जो ऊर्जा मिल रही है, वो E2 में से E1 घटाने पर मिलता है। अब यहाँ से अगर हम न्यू को रोक ले तो न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1 बटे, इसको हम लोग कहते हैं बोहर आवृत्ति प्रतिबंध। बोहर आवृत्ति प्रति, ठीक है, ये बोहर का मॉडल था। बोहर के मॉडल में भी मिस्टेक आ गया। बोहर के मॉडल में दिक्कत ये आ गई कि जैसे स्पेक्ट्रम वाली बात यहाँ भी फंस गई थी कि जैसे ये था कि जो स्पेक्ट्रम मिल रहे थे, उस स्पेक्ट्रम में कई ढेर सारी धूमिल रेखाएं थी, उनके बारे में भी व्याख्या आगे नहीं कर मिला। तो फिलहाल इस टॉपिक को हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोजन सदृश परमाणु का बोहर सिद्धांत। हाइड्रोजन सदृश बोहर का परमाणु सिद्धांत।
ठीक है, हाइड्रोजन सदृश बोहर का परमाणु सिद्धांत। चलिए बात को देखिए, समझे, बूझे कि हाइड्रोजन सदृश बोहर का परमाणु, इस पहले हेडिंग का नाम समझ लो। हाइड्रोजन के समान जितने भी परमाणु हैं उनके लिए बोहर क्या कहते हैं, इस टॉपिक में हमें ये पढ़ना है। और हाइड्रोजन के समान होने का मतलब क्या है, ऐसे परमाणु के विषय में यह स्टडी करनी है जिनमें केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब बात समझ में, ठीक है। चलिए तो इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं।